सब पार्टियों में रसूख रहा है, सब दलों में रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कभी कोई पार्टी किया जाए, कोई सरकार आ जाए, सरकारें बदली, लेकिन उन 200 प्रॉपर्टियों का रसूख नहीं बदला, उन 200 प्रॉपर्टियों के बारे में जांच नहीं हुई, उन 200 प्रॉपर्टियों की रिकवरी नहीं हुई, 200 प्रॉपर्टियों से रेंट या टेनेंट या कुछ बढ़ाया नहीं गया, पैसे की वसूली नहीं की गई। टैक्स तो पापड़ पे भी लगा दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने, लेकिन जो पैसा हजारों हजार करोड़ रुपए आ सकता था, इजीली आ सकता था, महाराष्ट्र की जमीन का था, महाराष्ट्र की जनता का था, महाराष्ट्र की सरकार का उस पर अधिकार था, उसकी कहीं कोई वसूली नहीं हुई, कोई भी सरकारें आई। लेकिन हमारा वर्तमान सरकार है, हमारा तो वर्तमान सरकार पे जो भी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन पर सीधे कैग रिपोर्ट के आधार पर हमारे सबूत सीधे हैं, कैग रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, हमारी तरफ से कोई हमें कुछ प्रूव नहीं करना। कैग रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही महाराष्ट्र सरकार ने 2013, 2018, 2019 इनकी रिपोर्टें हैं कैग की, उनमें साफ तौर पर बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, पैसे को हड़पा गया, लोगों को अनुचित, गैर कानूनी, इलीगल तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए हजारों हजार करोड़ की जमीन उनको सौंपे रखी, ना वसूली हुई, ना उसे किराया लिया गया, ना उसे किसी तरह की रिकवरी हुई, ना ट्रस्ट है उसके नाम पे, जबकि ट्रस्ट के नाम पे जमीनें ली गई, वहाँ प्राइवेट कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ मॉल बने हुए हैं, वहाँ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, वहाँ इंडस्ट्री चल रही है, जो कि पूरी तरह से डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है। इसी आधार पर हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बात को आप लोग रखें और आगे हर्षवर्धन यादव जी की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका इसी आधार पर इसी केस में लगेगी। और हमने इस बात की सूचना, क्योंकि कैग की रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को जाती है, उनको सबमिट होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कमियां, उनके मंत्रिमंडल की कमियां, उनका भ्रष्टाचार उजागर कौन करेगा। हमारा भारत का संविधान ऐसी विधि व्यवस्था रखता है कि जैसे देश के महामहिम राष्ट्रपति की नजर, पैनी और तीखी नजर देश पर रहती है, उसी तरह से राज्य सरकार के मामले में उस राज्य के, महाराष्ट्र के महामहिम गवर्नर साहब हैं, उनको भी हमने नोटिस दिया हुआ है कि वो भी इस पर संज्ञान लें, क्योंकि कैग रिपोर्ट डायरेक्ट रूप से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट किसी भी राज्य के महामहिम गवर्नर साहब से संबंधित होती है। और धन्यवाद। आपको फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के पहले अवगत कराना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो सिर्फ एक केस स्टडी है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कि देखिए नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ सकता है, जो हम बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर महाराष्ट्र एक छोटा सा राज्य अगर देश को चलाने की ताकत रखता है, तो देश की प्रॉपर्टीज कितनी होगी आप सोच लीजिए। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टीज कितनी है, कितनी प्रॉपर्टीज है हमने देखा तो कम से कम 33,000 स्क्वायर किलोमीटर की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। 33,000 स्क्वायर किलोमीटर अनयूज्ड लैंड। अगर ये लैंड हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट रेट पे लगा दिया, जो प्राइम लैंड है उसको भी लगा दिया, तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स फ्री हो जाएगा। ये बात मैं कहने के लिए आपको बुलाया। टैक्स फ्री इंडिया, दिस इज व्हाट टैक्स फ्री इंडिया इज। अगर आपको ज्यादा पैसा बिना टैक्सेशन के आ रहा है तो आप टैक्स क्यों ले रहे हो? आपका टैक्स लेकर के भी आपको अगर 40 लाख करोड़ रुपए आ रहा है, जिसमें से 35% आपका कर्जा है, और उस कर्जे की वजह से आप जब पैसे खर्च करते हो तो डिफेंस पे आप 8% करते हो, तो आप कर्जे वापस करने के लिए 19 पैसे करते हो। डिफेंस आपका धोखे में आ चुका है, तो आप ये कर क्यों रहे हो? इतना बर्बादी होने के बाद में भी अगर हम डिफेंस से ज्यादा पैसा टैक्स में इस पे दे रहे हैं कर्जे को वापस करने के लिए, तो मतलब क्या हुआ? उससे अच्छा क्यों ना हम अपनी इनकम बढ़ाएं। अगर हमको 50 लाख, 1 करोड़, 100 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ हमारी प्रॉपर्टी से आ सकता है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमको नहीं करना चाहिए। हमको इंडिया टैक्स फ्री करना चाहिए। हमारा पैसा हमने खुद बनाना चाहिए और पालन पोषण जनता का करना चाहिए बाकायदा। मैंने जो वापस मैं रीइटरेट कर रहा हूं खुद को कि एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र को देखिए, यही प्रिंसिपल देश के लिए हो सकता है। ये दूध का दूध और पानी का पानी में कर चुका हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। कोई सवाल होंगे मैं जरूर उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नया क्या है इसमें? नया क्या है? प्रॉपर्टी तो वैसे भी एक आजादी से पहले की भी है प्रॉपर्टियाँ, वो भी मॉर्गेज है, गवर्नमेंट लोगों ने उसको रखा है। एनएमई प्रॉपर्टी है, वो एक अलग चीज़ है, उनका अलग लॉ है। हर स्टेट वाइज के अलग अलग बायलॉज बने हैं प्रॉपर्टी का। अभी लॉज आया है, रेंट रेवेन्यू एक अलग से लॉ आया है। तो उसमें अब आप गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ आप महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी पे लेके चले गए। आप महाराष्ट्र के
विधायक रहे हैं, आपने जब इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। देखिए ये बात जब नया क्या है? ये बात आई है 2019 में, पहला रिपोर्ट इसका बना 2013 में पहली बार। दूसरी बात ये बना जो फॉलोअप रिपोर्ट होता है, ठीक है, पहला आ गया आपका रिपोर्ट, दूसरी बात आ गई आपकी फॉलोअप रिपोर्ट। ये फॉलोअप रिपोर्ट आई है 2020 में, मैं 2019 में मैं रिटायर हो चुका हूँ, अभी मैं विधायक नहीं हूँ। एक बात, दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट को अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की अभी हैं, आपका जो कहना है, ठीक है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि उस प्रॉपर्टीज को वेला पड़े रखने से या कम दामों में देने से हम उस प्रॉपर्टी को मार्केट रेट से देते हैं, अपने आप हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हम घर में जैसे काम करते हैं, हमारा कोई कोठी पड़ा रहता है गांव की तरफ, हमारे पास पैसे नहीं है दिल्ली में चलाने के लिए, हम कोठी रेंट पे लगा देते हैं। उसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने भी तो गवर्नमेंट की कोठियां रेंट पे लगा देनी चाहिए। आज भी तो वही पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वही पॉलिसी जो है पीआई लगाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, और वही उसी को अडॉप्ट करने के लिए लगाते हैं और कंडक्ट करने के लिए पॉलिसी पीआई लगाते हैं। पॉलिसी जो है वो पॉलिसी आज की जो है वो अगर यशस्वी पॉलिसी होती तो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हो गया होता, क्योंकि हमारे पास जमीनें उतनी हैं। मैं महाराष्ट्र का जो मैं बात बता रहा हूँ दैट इज जस्ट अ केस स्टडी। मैं महाराष्ट्र के लिए आपको निमंत्रित नहीं किया यहाँ, मैं महाराष्ट्र सिर्फ केस स्टडी आपको बता रहा हूँ कि देखो महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। यही चीज अगर हम केंद्र के बारे में सोचेंगे तो केंद्र की जमीन है तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा जमीन है ना भाई, वो तो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम जमीनें देखें कि कहाँ है इनकी जमीन है, जैसे मैंने बोला आपको कि 33,000 स्क्वायर किलोमीटर ये जमीन अनयूटिलाइज्ड है। अगर हम इस जमीन को ठीक तरह से मार्केट रेट पे दे दें, इसका पैसा कितना आएगा आप सोचिए। वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उसको तो 6,000 स्क्वायर फीट है, 10,000 स्क्वायर फीट कुछ होगी। वहां पे दो चीजें सर, एक ये तो इसको तो है रियल एस्टेट के दिमाग से लगाना पड़ेगा, हम तो कॉमन लोग हैं। रियल एस्टेट से दिमाग से अगर लगाएंगे तो वहां पे 6,000 स्क्वायर फीट का एफएसआई कितना है, ठीक है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है, वो बिल्डिंग बनने के बाद में वो पर फ्लैट क्या रेंट देगा, उसका डिपॉजिट कितना देगा, और अगर कुछ समय से आज तक उसका गिना तो उसका पैसा ब्याज के साथ कितना होगा। ये तो सर स्टडी की बात है। मुझे लगता है कि बैंडस्टैंड एक ऐसा एरिया है, समुद्र के सामने है, गक्कर की है, तो वहां पे तो कम से कम 10 लाख 15 लाख रुपया 1,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का होना चाहिए। बीएमसी से कभी बात हुई क्या इस मुद्दे को लेकर? बीएमसी को नहीं, हमने बीएमसी को भी इसके बारे में नोटिस भेजी है और हमने उनसे पूछा है कि भाई जब आप लोगों ने लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपने किया क्यों नहीं है। इसका उत्तर अभी अपेक्षित है, इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने अपेक्स कोर्ट में बोली है कि हम रेगुलराइज करेंगे, अगर इन्होंने कर दी तो हमारे पास रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा, और टैक्स रेवेन्यू से जब नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा, बजटरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएंगी, तो टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विषय ये भी महत्वपूर्ण है कि जैसे कि शाहरुख खान की बिल्डिंग की बात है, इसी तरह मुंबई की लगभग 200 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कैग अपनी रिपोर्ट में कह रही है। कैग कितना पहुंच पाती ये भी बड़ी बात है, कैग की नजर कितनी पकड़ पाती ये भी बड़ी बात है। यानी कि कैग के 10 गुनी ऐसी प्रॉपर्टी मुंबई में होगी जहां शाहरुख खान जैसी एक प्रॉपर्टी की बात की, और प्रॉपर्टी की बात की, रेस कोर्स की बात की, और चीजों की बात की, कितनी 200 प्रॉपर्टियां तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में रखी, उनमें शाहरुख खान की भी एक प्रॉपर्टी 2012 से उसे कुछ भी नहीं लिया जा रहा, उसमें रहने बनाने के उसके पूरी, और मन्नत दुनिया में जन्नत हो रही है, मन्नत दुनिया में जन्नत हो रही है, लेकिन भारत सरकार को वहां एक कौड़ी नहीं मिल रही, महाराष्ट्र सरकार को उसमें से कौड़ी नहीं मिल रही, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसमें से इकट्ठी नहीं मिल रही है। बात ये है वहां से इस बैंक के लिए क्या हो रहा है, एनडीपीएस एक्ट क्या कर रहा है, कौन अब क्या ले जा रहा है, कौन क्या भर के ले जा रहा है, कैसे होस्टाइल हो रहे हैं, कैसे गवाह मुकर रहे हैं, कैसे क्लोजर रिपोर्ट हो रही है, कैसे एनडीपीएस की रिपोर्ट, कहां तो कितना बड़ा बवाल मच रहा था, कहां गवाह थे, कहां सब कुछ था, कहां बेल होने के बाद सब कुछ होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है। विषय ये है वो चलती तो मन्नत से ही सारी, और मन्नत से ही जन्नत का रास्ता जाता, तो महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र की जो लोगों को दोचक हो रहा है, जो नरक जिंदगी जी रहे हैं पापड़ पे भी टैक्स दे देकर, उसके लिए भी तो होनी चाहिए, उसके लिए भी तो समस्या का समाधान होना चाहिए। लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं यार, वहाँ गरीबों के मकान पर बुलडोजर चल जाते हैं, गरीबों के मकान जो पान दुकान लगा रहा है, पान का खोखा लगाए हुए उसके पर बुलडोजर
और उनका मन्नत 1 पैसा नहीं दे रहा है। उनके लिए एमसीडी नहीं है, गरीब के लिए एमसीडी है, गरीब के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गरीब के लिए मुंबई की सारी एक्ट है, मुंबई के लिए महाराष्ट्र के गरीब आदमी के लिए सब कुछ एक्ट लगे हुए हैं, वसूली हो जाती है, दुकान नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा, और वो 1 पैसा नहीं दे रहे। विषय ये है, और कैग रिपोर्ट कह रही है। अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का सबसे बड़ा यही रास्ता रहा कि कैग ने कहा है, और उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय मैं समझता हूँ किसी भी तरह से किनारे नहीं कर। कब जाएंगे समर वेकेशन के बाद? हाँ, बस हम समर वेकेशन के बीच में भी चले जाएंगे, अर्जेंट मैटर है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कहता है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे मामले को लेके? पहले तो हाई कोर्ट ही जाएगी, ऑर्डर तो उसने करा नहीं, ये हमारे पास हाई कोर्ट में लगेगी ना। हमारे पास नहीं, हमारे पास जो हमने नोटिस दिया है, जो आप ये ऑर्डर देख रहे हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आई थी, महाराष्ट्र सरकार यहाँ आई, सरकार भी आई, और उसी पर ऑर्डर हुआ डबल बेंच में, और उसी डबल बेंच की कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो रही है, और उसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, और उसी पर मैंने नोटिस दिया कि यहाँ के ऑर्डर पे आपने क्यों नहीं। ये 200 लोग जो बताया आपने, ये 200 लोग क्या क्रिमिनल है ना चोर है? नहीं, ये क्रिमिनल भी नहीं है, ये क्रिमिनल को शरण देने वाले हैं, ये बड़े बड़े गैंगस्टर को शरण देने वाले हैं, ये राजनीति के वो लोग हैं जो कोई पार्टी किसी दल की सरकार आए, सरकार इनसे मिलती है, इनका डिनर करती है, इनका ब्रेकफास्ट लंच करती है, और इनके गुलदस्ते जाते हैं, इनका दिवाली होली और ईद मनती है। ये वो लोग हैं दोस्तों, नॉर्मल व्यक्ति पान का खोखा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिना दिए पैसे नहीं लगा सकता, उसके लिए कानून है। इन लोगों के लिए कानून की किताब बंद हो जाती है, लेकिन शुक्र है कैग कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो हमें भारत के संविधान ने दी है, एक ऐसी सहूलियत दी है कि वो जांच करती है, उसने जांच की और पब्लिश की, और स्टेट के गवर्नर साहब उनको सौंपा, और उसी को मैं यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा। अरे हो गया दादा, हो गया। आप लोगों का सहयोग है, मेरे लिए क्या समझ, सब आपका सहयोग है। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत If they follow this. Thank you very much for coming. I'll hand over the microphone to ABC. Thank you. लगभग सभी बातें आपको सार मिल ही गया है। अब लीगल प्रोसेस है, तो आपने ऑर्डर देख रहे हैं, लंबा ऑर्डर है आगे। और इसी पर से कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है, क्योंकि अपन को तो यहाँ कहाँ से शुरू होगा ये आवश्यक है। जैसा कि आपने हर्षवर्धन यादव जी को सुना, 2 बार के एमएलए रहे, और इन्होंने 1 बार एमएलए का पद भी छोड़ा है, वो जनता की सेवा के रहते ही छोड़ा है, क्योंकि इनका ये कंपटीशन हो रहा था। लेकिन मेजर एरिया में पब्लिक कंसर्न की महाराष्ट्र की, उसमें स्पेशली राजनीतिक सुसाइड बढ़ रहा था, आप बच्चा हुआ कर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, सुसाइड नोट लिख कर मर रहे थे, और सरकार उसमें मुलजिम बन रही, उससे आधार पर उन्होंने रिजाइन दिया। अब विषय जो है आपने समझ लिया है, इसमें गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि ऐसा करना चाहिए, उसी संबंध में हर्षवर्धन यादव की तरफ से नोटिस भेजा गया है। अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, read section 2 subsection B and 12 of the Contempt of Courts Act 1971 in regard of order dated 16 April 2018 passed by Honorable Mr. Justice Lady Mairad R. Anumati, Honorable Mr. Justice A.S. Bopanna of Honorable Supreme Court of India in case titled as State of Maharashtra Petitioner Pay versus Shantabai Kelkar Memorial Charitable Trust in Special Lead Petition Civil number 11328 of 2014. This order of the Honorable Apex Court is very clear. In the meanwhile, in our opinion, it would be appropriate if the government of Maharashtra frames a policy which stands scrutiny of Article 14 of the Constitution prima facie. Various notifications based on regard do not indicate any policy for allotment of land to the charitable institutions. In the meanwhile, no allotment should be made on the basis of the existing notification. उसके बाद उस पर allotment पर रोक लगा दी, और इसी आधार पर हमारा फिर नोटिस बना, क्योंकि इसमें बात कहाँ से खुली, जब कैग रिपोर्ट आई, तो हमारा लीगल नोटिस का कारण था द बेसिस ऑफ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन विच इट इज क्लियरली मेंशन्ड अंडर चैप्टर
land revenue that under the provision of Maharashtra Land Revenue Disposal of Government Land Rules 1971 MLR DGR rules read with circular dated 8 February 1983, the government is empowered to allot land of concessional rates on occupancy rights, leasehold rights to educational institutions, charitable trust, housing societies. इसमें जो जो बताई है वो सब इसी के अंदर कवर हो रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे तो एजुकेशन लगातार नहीं हुआ, एक टाइप की रिपोर्ट 2013-2019 परफॉर्मेंस ऑडिट पीए रिपोर्ट ऑन सेल अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड लीवी एंड कलेक्शन ऑफ कन्वर्सेशन चार्जेस कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2005 2006 to 2009-10 was included in the audit report of the Controller and Auditor General of India for the year ended 31st March 2011 on the revenue received of the government of Maharashtra. The PA findings highlighted system and compliance deficiency in the functioning of various authorities and the control of revenue department. The audit report was taken up by the Public Accounts Committee PAC during the year 2014-15 for detailed discussion. The PAC subsequently made 11 recommendations in their 9th report of 2015-16, which was led in the state legislature in April 2016. We conducted a follow audit report April 2019, July 19 चेक करने के लिए उसके लिए किया गया। अब उसमें ये बात 2019 की कैग रिपोर्ट में आ गई और पूरी तरह से हर बात का खुलासा हो। और कैग इसीलिए है कि सरकार जहाँ पे गलत करे, घपला करे, घोटाले करे, बेईमानी करे, इंटेंशनली, डेलिबरेटली फ्रॉड करे आम जनता के पैसों के साथ, बजट के साथ, तो उसमें ऐसा हो। अब उसमें डिटेल दी है आप दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे आणि माझं स्पष्ट मत आहे की हे जर दुरुस्त केली तर महाराष्ट्रामध्ये जो काही टॅक्स रेव्हेन्यू कलेक्ट करून किंवा कर्ज काढून 4-4.5 लाख कोटीचं बजेट आता महाराष्ट्राला सादर झालेलं आहे त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त पैसे हे या माध्यमातून येतील आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राला टॅक्स रेव्हेन्यू घ्यायची गरज पडणार नाही, कर्ज घ्यायची गरज पडणार नाही, किंबहुना अतिरिक्त बजेट मिळून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी चालना मिळू शकेल। मुंबई महानगरपालिका तर पहिल्या झटक्यात टॅक्स फ्री होईल, कारण मुंबई महानगरपालिकेचं जे बजेट आहे एकटी महालक्ष्मी रेसकोर्सची प्रॉपर्टी जर मार्केट व्हॅल्यूने दिली तर नील करू शकते अशी परिस्थिती आहे। माझी अपेक्षा आहे राज्य सरकारकडनं की त्यांनी हे रेग्युलराइज करावं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्यांनी स्वतः सुप्रीम कोर्टामध्ये लिहून दिलेलं आहे की आम्ही हे रेग्युलराइज करू, मात्र त्यांनी अद्यापपर्यंत केलेलं नाही आहे आणि तो कंटेम्प्ट झालेला आहे सुप्रीम कोर्टचा, ज्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही महाराष्ट्र शासनाला नोटीसही पाठवलेली आहे। त्यामुळे अपेक्षा ही आहे की महाराष्ट्र शासनाने त्वरित जे शब्द सुप्रीम कोर्टाला दिलेला आहे त्याच्या अनुषंगाने या सगळ्या प्रॉपर्टीजना रेग्युलराइज करावं। मन्नत बेकायदेशीरपणे शाहरुख राहतो असा तुमचा आरोप आहे, तो सांगा। मन्नत बंगला निश्चितच त्याचं जर का रेकॉर्ड काढलं कॅग रिपोर्टमध्ये त्याचा संपूर्ण रेकॉर्ड आहे की कधीपासून या प्रॉपर्टीला वेगवेगळ्या सरकारांनी भाडेतत्वावरती कालमर्यादा वाढवून दिलेली आहे आणि आता लेटेस्ट जी परिस्थिती आहे तर ती 2012 मध्ये त्या मन्नत बंगल्याचं जे रेंटल होतं ते संपलेलं आहे आणि 2012 पासून ते आज 2022 पर्यंत शाहरुख खान तिथे बिना रेंट देऊन तिथे ते राहत आहेत, बेकायदेशीर राहत आहेत आणि या संदर्भामध्ये कॅगनी म्हणजे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरलनी वारंवार मुंबई महानगरपालिकेला सांगितलंय की अहो तुम्ही हे बेकायदेशीररित्या सगळं त्यांना ठेवलेलं आहे, हे कायदेशीर केलं पाहिजे किंवा ती जमीन परत घेतली पाहिजे, कारण ती जमीन शासनाची आहे आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये ही कारवाई करावी अशी माझी अपेक्षा मुंबई महानगरपालिकेकडनं आहे। आणि हे जे काही मी सगळं सांगतोय हे उचलली जी लावली टाळायला असं नसून हे कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरलच्या रिपोर्टमध्ये आलेलं आहे आणि हा रिपोर्ट शासनाने मान्य केलेला आहे। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।